बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल की ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान सुपर लीग इस वक्त मैचेस खेले जा रहे हैं और कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच खेला गया पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान और इसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जो है 29 रन से कामयाबी हासिल की इस मैच के अंदर। गो के कल के मैच में हमने देखा कि शादाब खान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया, तो दूसरी जानिब आमिर जमाल है जो आउट ऑफ फॉर्म लग गए थे, लेकिन उन्होंने कल भरपूर तौर पर अपनी बैटिंग के जहर दिखाए और तहस नहस ज़रूर कर दिया था इस्लामाबाद के बॉलर्स को, लेकिन शायद एक्सपीरियंस ना होने के बाइस ऐसा लगा कि आमिर जमाल वो जल्दी साथ छोड़ गए, वरना वो मैच ऐसा लगता था कि बाकायदा तौर पर फिनिश कर कर जाते। साथ साथ अगर हम बात करें इसी PSL के हवाले से, तो अब मैचेस जिस तरह पिंडी में खेले जा रहे हैं और ऐसा लगता है कि पिंडी की विकेट जो है वहाँ पर जो है ज़्यादा रन होते दिखाई दे रहे हैं। कराची में हमने देखा था कि 160-65 के करीब रन बनते दिखाई दे रहे थे और क्योंकि अब मैचेस पिंडी में है और पिंडी के बाद फिर कराची आने हैं मैचेस और फिर अख्ताम भी फाइनल समेत होना है पाकिस्तान सुपर लीग 9 का। और जो खिलाड़ी इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं हम अपने शो के अंदर उनके हवाले से भी बात करते हैं और साथ साथ पॉइंट टेबल्स पे भी बात करते हैं। पॉइंट टेबल पर इस वक्त मुल्तान सुल्तान नंबर 1 पोजीशन पे और आज मुल्तान सुल्तान एक दफ़ा फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड से जो है मुकाबला करेगी और इसमें अगर हम देखेंगे तो बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव देखा जाएगा दोनों टीमों के दरमियान और आज बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है दोनों टीमों के लिए। लेकिन गो के मुल्तान सुल्तान वो वाहिद टीम है जो प्ले के लिए जो है प्ले 4 के लिए जो है क्वालिफाई करती हुई दिखाई दी है। इस सारे सूरत पे बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ मौजूद है स्टूडियो में जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, गुलफराज अहमद खान साहब हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और अमेरिका से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं नईमुल हक साहब है सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ पर टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। तो सबसे पहले हम चलते हैं जावेद इकबाल भट्टी की तरफ। जावेद साहब थोड़ा सा मुख्तसरन हम बात कर लेते हैं कल के मैच के हवाले से, क्या कहेंगे कल के मैच के हवाले से और जहां बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था पॉइंट टेबल पे हमने देखा है इस्लामाबाद अब एक नंबर फिर ऊपर आ गई पेशावर से। बहुत शुक्रिया शहजादा। असल मसला ये है कि जिस तरीके से ये PSL चल रहा है और इस्लामाबाद आपको पता है कि नीचे जा रही थी। कल का मैच जो इस्लामाबाद ने पहला जैसे लाहौर कलंदर से जो मैच खेला था उसकी सेम झलक नज़र आई। जिस तरीके से शादाब ने फ्रंट से आकर लीड किया और 80 रन की जाराना इनिंग्स खेली और सलमान अली आगा के 37 रन और फिर आखिरी में जो आजम खान ने फिनिश किया 14 बॉल पे 29 रन, तो टोटल 196 का जो है बोर्ड पे लग गया। अब 196 का जब टोटल लग जाता है सामने वाली टीम को पता चल जाता है कि टोटल बड़ा है, तो चेस करने में एहतियात करनी। और कल आपको और क्रिकेट देखने वाले और जो तनकीद करते हैं बाबर आजम पे, सब ने देख लिया होगा कि बाबर आजम का रन आउट होना है और इस्लामाबाद का चढ़ दौड़ना है पेशावर ज़ुल्मी की टीम पर। तो ये 2-3 ऐसी चीज़ें हुई हैं जो चेस नहीं हुआ। और पिंडी की विकेट पे हमेशा आपको पता है रन्स लगते हैं, 200 प्लस रन्स लगते हैं पिंडी की विकेट पे। इससे पहले अभी तक 200 का इंसा सिर्फ एक ही दफ़ा क्रॉस हुआ था। कराची में भी 160, 65, 70 बन रहे थे, मुल्तान में भी तकरीबन ये 80 तक जा रहा था। लेकिन पिंडी की विकेट जो आपको पता है बैटिंग के लिए मशहूर है और कल उस पर इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जमकर जो है बैटिंग की और उसके बाद बाबर का रन आउट होना और इस्लामाबाद मैच में वापस आ गया। मैच में वापस आ गया। गुलफराज अहमद खान साहब सेटबैक कह सकते हैं कि बाबर रन आउट हो गया और इसका फायदा इस्लामाबाद यूनाइटेड को हुआ और क्योंकि बाबर इन फॉर्म बैटर्स हैं इस टूर्नामेंट में और उन्होंने सेंचुरी भी स्कोर की हुई है। हाँ बिल्कुल सही बात यह है कि वो बिल्कुल अनलकी हुआ उनके साथ और वो जिस तरीके से रन आउट हुए तो उससे एकदम एक सेटबैक हो गया टीम को। और जैसा कि भट्टी साहब ने कहा कि क्रिटिसिज्म ये होता है कि जी बाबर जब बैटिंग करते हैं तो उनकी टीम को सपोर्ट मिल जाती है और अगर शुरू में ये जो ओपनर थे इनकी पार्टनरशिप अच्छी हो जाती तो ये एक अच्छा मैच हो जाता। लेकिन वहाँ से टीम जाहिर है कि एक जब ओपनर और बड़ा बैट्समैन जो है आउट हो जाए तो प्रेशर में टीम आ जाती है, तो इसीलिए फिर रिज़ल्ट ये हुआ। और जो एक्सपेक्टेशन ज़्यादातर लोगों की ये थी कि जी पेशावर ज़ल्मी इस मैच में विन करेगी, लेकिन फिर वो अंदाज़े गलत हो गए और ये एक इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए बहुत बड़ी एक अचीवमेंट हो गई है और वो फॉर्म में आ गई है। और आज के मैच में हमें उम्मीद है, आज मैच होने जा रहा है, इस्लामाबाद यूनाइटेड दोबारा खेलेगी आज मुल्तान सुल्तान के ख़िलाफ़, तो उनको एक जो सपोर्ट मिल गई है इस मैच से
तो उनकी मोरल थोड़ा सा अप हुआ है, तो एक अच्छा मैच आज पिशावर जल्मी के दरमियान मैच है आज, इस्लामाबाद का नहीं अच्छा है, पिशावर जल्मी अच्छा का मैच पिशावर है। जल्मी के साथ है आज, तो वो तो मैं मेरे जहन में ये था कि शायद आज इस्लाम में चलें इस पे मजीद और भी बात करेंगे। हमें टेलीफोन लाइन पे, जिस तरह मैंने इंट्रो में कहा था कि हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है नईम उल हक साहब है। नईम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। पाकिस्तान सुपर लीग में आप मैचेस तो देख रहे होंगे, क्या समझते हैं? जिस तरह मैंने थोड़ा सा एक मैच पीछे जाता हूं, उस्मान खान की बैटिंग के हवाले से क्या कहेंगे? पीएसएल के अंदर अब वो 2 दफा सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। हाँ जी, वो तो बड़े, पहले तो थैंक यू वेरी मच, और आपके जो भी स्टूडियो में बैठे हैं उन सबको मेरा सलाम। उस्मान खान तो मैं ख्याल पहले भी मैं था, वो लास्ट ईयर आए थे, उन्होंने उसमें भी 100 किए थे। आउटस्टैंडिंग टैलेंट चलता है कि पाकिस्तान में कितना टैलेंट है। अब इस टाइप के पता नहीं कितने लड़के हैं जो बेचारे आते हैं, खेल नहीं पाते, और फिर उनकी फाइनेंशियली प्रॉब्लम होती है तो वो पाकिस्तान से मूव कर जाते हैं। इसी तरह ये उस्मान खान है, मैंने इनके बारे में सुना है कि ये पाकिस्तान में कराची में रहते थे, पैदा पता नहीं कहाँ पे हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्रिकेट इन्होंने खेली है। तो ये खेले, इनको चांस नहीं मिला, फिर ये पाकिस्तान से शायद यूएई चले गए। अब ये एज ए ओवरसीज प्लेयर खेल रहे हैं पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान सुपर लीग, तो बिल्कुल एक आउटस्टैंडिंग टाइप की बैटिंग करते हैं। स्पिनर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, तेज बॉलर्स को भी बहुत अच्छा खेलते हैं, इवन फील्डर भी बहुत आउटस्टैंडिंग है। मुझे नहीं पता कि ये शायद विकेट कीपर है या क्या है, लेकिन आउटस्टैंडिंग किस्म की बैटिंग करते हैं। एज ए विकेट कीपर है इस वक्त वो खेल रहे हैं। हाँ, तो अब आप देख लेना पाकिस्तान में कितने कितने अच्छे अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन इस वक्त आ गए हैं। बिसाइड रिजवान के बिस्मिल्लाह खान है, फिर हसीबुल्लाह है, खान है, अब हसीबुल्लाह है, आजम खान है। आजम खान आउटस्टैंडिंग खेल रहा है। आजम जिस नंबर पे उसे भेजा जा रहा है वो अपना पूरा रोल अदा कर रहा है, आके फिनिश कर रहा है मैच को। मतलब जो उसको रोल दिया जा रहा है वो उसी तरह बैटिंग कर रहा है। जबरदस्त किस्म की इनिंग खेली है उसने 2-3। मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि आका सलमान जो है, सलमान आगा, इसको मतलब बहुत अंडररेटेड रखते हैं हम लोग। ये भी जबरदस्त किस्म का प्लेयर चले है। सलमान अली आगा के हवाले से आप बात कर रहे हैं नईम उल हक साहब, आप समझते हैं कि अब क्योंकि T20 स्क्वाड में उन्हें मुंतखब नहीं किया जाता है, अब जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है पाकिस्तान सुपर लीग 9 में, सिलेक्टर को अपनी तरफ मरकूज कराते हुए नजर आ रहे हैं आपको सलमान अली आगा? देखें, अभी जो हमारे पास जो लोग हैं, जो भी लड़के हैं T20 वर्ल्ड कप के लिए, हमारे पास बहुत सारे ओपनर जमा हो गए। साहबजादा, याकूब, रिजवान, बाबर आजम, फखर जमान भी ओपन करते हैं। तो हमें जो प्रॉब्लम आएगी वो आएगी कि 4-5-6 भी ओपनर तो आपके अब सेट हैं। इफ्तिखार अहमद तो आपके लिए लैंड कर रहे हैं नंबर 4 पोजीशन पर आकर। नहीं, इफ्तिखार तो जाएगा। अब इफ्तिखार को वहाँ पे किस नंबर पे खिलाते हैं पता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ओपनर कितने रन कर रहे हैं, तो आप ज्यादा ओपनर अगर सेलेक्ट कर लेंगे तो फिर वो नीचे जाके मसला हो जाता है। तो 3 नंबर तक तो आपके टीम सेलेक्ट है, बाबर आजम, सैम अयूब और रिजवान। उसके बाद आपको 4-5-6 सेलेक्ट करने हैं। उसके बाद जाहिर है 7 पे फिर कोई ऑलराउंडर टाइप का आएगा, बॉलिंग ऑलराउंडर। आमिर जमाल ने कल बड़ी जबरदस्त इनिंग खेली है, तो आप उसको भी कंसीडर कर सकते हैं एज ए बॉलिंग ऑलराउंडर। फिर शादाब आ जाता है। अब शादाब ने जबरदस्त किस्म की बैटिंग की कल। अब तो ऐसा लगता है शादाब के लिए भी टीम में जगह बनाना थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है। अगर हम देखें तो लेग स्पिनर के तौर पर उसामा मीर अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, आरिफ याकूब बड़ा जबरदस्त है परफॉर्म कर रहा है, पहला सीजन खेल रहा है, और साथ साथ है उस्मान तारिक बड़ा अच्छा ऑफ स्पिनर हमें मिला है और जिसने सबको मुतासिर किया है। नहीं, वो तो ये तीनों बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन इब्रार अहमद भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। अबरार तो चले इंटरनेशनल मटेरियल है, वो खेल चुका है इंटरनेशनल क्रिकेट। अभी ये जो आपने नाम लिया है उस्मान तारिक, एक याकूब है और एक उस्मान तारिक का कुछ थोड़ा सा एक्शन कुछ मेरा ख्याल थोड़ा सा मुख्तलिफ है, लेकिन लेट्स सी। कारामद हो सकते हैं अगर उन्हें मौका फराहम किया जाए पाकिस्तान के लिए, कारामद हो सकते हैं उस्मान तारिक।
तो देखना होता है ना, क्योंकि जब हम यहाँ से जाते हैं, हमें डोमेस्टिक से जब हम इंटरनेशनल उस पे जाते हैं तो बड़ा फर्क पड़ जाता है। ओसामा कितने अरसे से खेल रहा है, यहाँ पीएसएल में कितनी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेकिन जब आप उसको इंटरनेशनल उसमें लेके जाते हैं तो वहाँ तो उसकी कोई परफॉर्मेंस ही नहीं है। चले परफॉर्मेंस ही नहीं, हमारे साथ ही टेलीफोन लाइन पे रहिएगा, जावेद साहब से मजीद और भी बात कर लेते हैं इस मैच के हवाले से कल के, और क्योंकि जिक्र चल रहा है अभी स्पिनर्स के हवाले से, शादाब ने एक अच्छी बारी खेली है और कल उन्होंने जिस तरह 80 रन की बारी खेली है, ऐसा लगता है कि फॉर्म में तो आ गए हैं, लेकिन टीम के लिए मैं नईम मलिक साहब से भी यही बात कर रहा था, बड़ा टफ कंपटीशन है 4-5 लड़कों के दरमियान और तमाम ही लेग स्पिनर है। बिल्कुल मोइन भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि शादाब ने देखिए अगर इनिंग्स खेलती है, एक पहले मैच में खेली थी और फिर इस मैच में आकर खेली है। आपको तसलसल चाहिए, अगर आपने नेशनल टीम में है तसलसल, और जो बॉलिंग है आपकी उस मयार की बॉलिंग नहीं। कल आपने देख लिया बॉलिंग उनकी, आमिर जमाल ने जो उनको लंबे लंबे छक्के मारे हैं, और एक टेल एंडर, अभी आप कहेंगे मुकम्मल ऑलराउंडर नहीं कह सकते आमिर जमाल को, आपको तो चाहिए था कि उसके बॉलिंग जो है बीट करते, आप उसको डॉट खिलाते। वो तो बॉलिंग तो एक्सपोज हो गई है शादाब खान की। देखिए अब जो जगह बन रही है वो आरिफ याकूब है, उस्मान है, और ये अपना उसामा है, अबरार है, ये 4 देखे इनमें है, इनमें से आपको प्लेयर लेना होगा। ऑलराउंडर है से ऑलराउंडर तो आमिर जमाल आपके पास है, आगा रिजवान भी आपके पास ऑलराउंडर के तौर पे, और इफ्तिखार अहमद भी है। ऑलराउंडर्स की तो कोई कमी नहीं हो, तीनों बन गए, स्पिन ऑलराउंडर ही सही। लेकिन अगर बॉलिंग करवानी है शादाब खान से, आपने बैटिंग देखे, बैटिंग इंटरनेशनल मेयार की जो है वो इंटरनेशनल में ही चाहिए, दरकार होगी। आपने पीएसएल में दूसरी इनिंग्स खेली है, इससे पहले तो कोई इनिंग्स नहीं खेली। अगर ये सारी चीजें अगर आप देखें तो मैं नहीं समझता कि शादाब खान की कौमी टीम में जगह बन रही है। चले कौमी टीम में जगह बनती दिखाई नहीं दे रही है। जावेद इकबाल साहब कह रहे हैं कि शायद बड़ा टफ मुकाबला है, कंपटीशन है, 3-4 लड़कों के दरमियान है, लेकिन साथ साथ एक प्लेयर्स के हवाले से जरूर गुलफराज साहब बात करूंगा, मोहम्मद नवाज के हवाले से है, लेकिन सेलेक्टर्स की निगाहें T20 में उन पर बहुत ज्यादा जो है करम किया जाता है मेरी नजर में, कि उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है T20 में, परफॉर्म नहीं कर रहे होते हैं, नेशनल T20 में भी परफॉर्म नहीं किया, पाकिस्तान सुपर लीग में भी परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन जब टीम का अनाउंस होता है T20 के लिए, हम देखते हैं कि उनकी जगह बिल्कुल महफूज रहती है। देखिए बात यह है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सिलेक्शन कमेटी की मेहरबानी रहती है, लेकिन अब जो मैचेस हो रहे हैं और सबके सामने हो रहे हैं और इसमें सारे लोग एक्सपर्ट हैं और उनके कमेंट्स भी आते हैं, अब ये जो सुपर लीग कंप्लीट होगी जिस वक्त, तो जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस टेबल पे मौजूद होगी। और मैं ये समझता हूँ कि सुपर लीग का बुनियादी मकसद ही ये है कि जो ग्रास रूट लेवल पे आपके बच्चे हैं उनको मौके मिलते हैं और इतने मैचेस खेलने को मिलते हैं। अगर उनके अंदर तसलसल है परफॉर्मेंस का, तो अगर फेयर सिलेक्शन हो तो कई नए चेहरे सामने आ जाएंगे इस टीम में। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान अब तैयारी कर रहा है वर्ल्ड कप के लिए, तो उम्मीद है कि जो बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं इसमें, अगर उनको मौका मिला, और अभी ये जो और बाकी मैचेस हैं उससे भी पता लगेगा कि कारकर्दगी क्या है। जैसे कि शादाब खान के लिए बात की जा रही है, अगर वो आगे आने वाले मैचों में अच्छी बॉलिंग कर देते हैं और बैटिंग अच्छी करते हैं, तो फिर वो अब अपनी पोजीशन बनाने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह एक ज़माने में आपको याद है कि हमारे जो लाला भाई थे, उनकी कारकर्दगी एक मैच की बुनियाद पर फिर काफ़ी अरसे चलती थी, और शाहिद आफरीदी जो है वो परफॉर्म कर जाते थे एक मैच में और अपनी जगह बना लेते थे। तो अभी ये पीएसएल के जब मैचेस कंप्लीट होंगे तो उस वक्त स्क्वाड की सूरत हाल सामने ज़्यादा बेहतर बिल्कुल, स्क्वाड की सूरत हाल उस वक्त थोड़ी सी वाज़ेह हो जाएगी। शादाब ने 2 इनिंग जरूर खेल लिया है पीएसएल 9 के अंदर, और बड़ी पारी खेलने में कामयाब भी हुए, दोनों बड़ी पारी खेली है उन्होंने और फतह भी दिलाया है टीम को। दूसरी तरफ अगर बात करें, क्योंकि मैं मोहम्मद नवाज के हवाले से बात कर रहा था, नईम मलिक साहब की तरफ चलते हैं। नईम साहब थोड़ी सी, क्योंकि इन्होंने परफॉर्मेंस पे बात की है, तो लाहौर कलंदर से टोटल परफॉर्म नहीं कर रही है इस टूर्नामेंट के अंदर, मुसलसल मैच आ रही है, और साथ साथ परफॉर्म करने की बात करें तो फखर जमान से बड़ी उम्मीदें लाहौर कलंदर्स को वाबस्ता थी, लेकिन उन्होंने भी अपने बैटिंग के जलवे नहीं दिखाए। ये थोड़ी सी फखर जमान के साथ प्रॉब्लम है, जब वो बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म ही हो जाता है। हालांकि उसके टैलेंट पे किसी को शक नहीं होना चाहिए, मैच विनर है। तो अब मुझे नहीं पता कि आने वाले, मैं ख्याल अब तो उनके 3 ही मैच रह गए, अगर मैं गलत जी बिल्कुल ऐसे 2 या 3 मैच रह गए। तो अब उनको देखना पड़ेगा, क्योंकि एक तो वैसे ही हम फखर जमान को नंबर 4 पे खिला रहे हैं,
जो भी वो बेचारा, जो मैं तो उसको बेचारा ही कहता हूँ, हालांकि वो T20 में बेसिकली तो उसको ओपन आना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे पास ओपनर इतने सारे जमा हो गए तो अब हम फकर को हमने नंबर 4 एक और ओपनर तैयार हो गया, सऊद शकील। वही तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना, असल में T20 क्रिकेट में होता ही है कि जो ओपनर होते हैं और नंबर 3 वाले उनको ज्यादा मौका मिलता है। बाकी जब वो 12-13 ओवर हो जाते हैं और फिर नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6 आता है तो उनका फिर यही रोल होता है जिस तरह आजम खान को रोल दिया जा रहा है या इफ्तिखार को रोल दिया जाता है। तो उनको तो वो ओवर अच्छे अच्छे फिनिश करने होते हैं, 11-12 के एवरेज से उनको खेलना होता है। वो आखिरी जो 4-5-6 ओवर रह जाते हैं तो उसको फिर वो फिनिशर के तौर पे फिलहाल तो इफ्तिखार ही नजर आ रहा है, आजम खान। लेकिन आजम खान की प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि आजम खान को आप सिलेक्ट करते हैं तो आजम खान एज ए विकेट कीपर खेलेगा, तो फिर रिजवान को बाहर फील्डिंग करनी पड़ेगी। जो तो रिजवान तो कर सकते हैं, नहीं मुल्क साहब है, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं PSL 9 में भी वो फील्डिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उस्मान विकेट कीपिंग कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं वही आपसे कहना चाह रहा था कि रिजवान जो है वो आउटस्टैंडिंग फील्डर है। जैसे सैम अय्यूब आया है ना, सैम अय्यूब जितने भी अभी लड़के खेल रहे हैं उनमें सबसे आउटस्टैंडिंग जो फील्डिंग कर रहा है वो सैम अय्यूब है। और बाबर ने एक बात बहुत अच्छी की कि उसको एज ए बॉलर भी उसने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गेंद की बड़ा जबरदस्त किस्म का उसने एक निकल टाइप का, जैसे फिंगर होती है ना कराची में क्रिकेट होती थी, हो रही होगी बल्कि टेनिस बॉल की, तो उसमें फिंगर्स का बड़ा रिवाज था, तो उसने वो बीच से मारी फिंगर, तो देखे वो कितनी खूबसूरत बाहर निकली थी। तो ये बड़ा अच्छा साइन है, आपको इसको यूटिलाइज करना चाहिए। अब जहाँ तक आप सऊद शकील को कह रहा, तो सऊद शकील ज्यादा उसका रोल चेंज किया गया, उसको ओपनर भेज दिया, तो उसके पास तो कोई था ही नहीं ना। उसने कहा यार डू एंड डाई वाली बात है, मैं तो एज ए ओपनर आया हूँ, मेरी वनडे और टेस्ट क्रिकेट में तो वो खेल ही रहा है। तो उसने माशाल्लाह से जबरदस्त किस्म की बैटिंग की है। तो अब हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किसको लेके जाना है, किसको लेके नहीं जाना। मैंने वही आपसे कहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर का प्रॉब्लम आएगा कि आप किसको सिलेक्ट करते हैं। बॉलिंग में जैसे अभी ये लोग कह रहे थे, उसामा है, अबरार है, ये उस्मान तारिक एक आ गए, लेट्स सी, तो इनमें से हमें 2 को तो सिलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा चलिए, सिलेक्ट करने में थोड़ी सा फास्ट की स्पिनर्स की बात कर ली, बैटर्स की बात कर ली, फास्ट बॉलिंग पे थोड़ा आते हैं। मोहम्मद अली साहब, नईम उल हक साहब, मोहम्मद अली के हवाले से क्या कहेंगे? एक अच्छा बॉलर जिसने 2 टेस्ट मैच खेले हैं, T20 में मौका फराम नहीं किया जा रहा था नेशनल, अब हमने देखा कि यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं, उनका भरपूर तौर पर साथ है, अब्बास आफरीदी दे रहे हैं मुल्तान सुल्तान की जानिब से। मोहम्मद अली को मैंने जब ऑनेस्टली इसमें T20 में एक ही मैच में देखा है, उसकी बड़ी अच्छी लाइन और लेंथ है, 2 टेस्ट भी खेला था। वही बात आ जाती है कि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं और डोमेस्टिक के बाद आप जब इंटरनेशनल पे जाते हैं तो उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। वहाँ भी उसने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की थी, लेकिन वो लग नहीं रहा था कि उस वक्त वो टेस्ट मटीरियल है। बहरहाल अभी हर मैच में वो जबरदस्त किस्म की बॉलिंग कर रहा है। तो फास्ट बॉलर्स में तो इस वक्त जो सबसे अच्छी गेंद कर रहा है वो नसीम शाह कर रहा है, आउटस्टैंडिंग। कल भी उसने शुरू के ट्रेंडिंग किए थे, उसके बाद उनका एक भाई आया, शायद मैं उसको अगर मैं कहूँ उबैद शाह है, हुनैन शाह, तीनों भाई एक ही फ्रेंचाइज से खेल रहे हैं। नहीं, हुनैन ने भी बड़ी अच्छी गेंदें की थी, पहले 2 ओवर तो उसने बहुत अच्छे किए थे हुनैन ने भी। तो वहां से वही बकौल, जैसे ये लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम पे तनकीद होती है, तो बाबर आजम जैसे ही आउट हुआ था उसके बाद तो उनकी पूरी टीम बैठ गई थी। लेकिन सबसे अच्छी गेंदें जो इस वक्त कर रहा है तेज बॉलर्स में, तो मेरे ख्याल से नसीम शाह कर रहा है, बड़ी ब्यूटीफुल लाइन और लेंथ के साथ, और बड़ी अच्छी उसकी स्विंग। अच्छा नईम उल हक साहब, आपने बॉलिंग पे थोड़ी बात कर ली, अब पॉइंट टेबल पे थोड़ा सा हम आते हैं। मुल्तान सुल्तान है इस वक्त टॉप पोजीशन पर है, कोयटा दूसरे नंबर पे है, पेशावर जो है चौथे नंबर पे, इस्लामाबाद तीसरी पोजीशन पर है। अगर क्योंकि मुल्तान सुल्तान ने तो क्वालिफाई कर लिया है, मजीद है जो 2 टीमें जाएंगी, आप समझते हैं कौन सी 2 टीमें ऐसी लगती है आपको कि वो ऊपर आएंगी? और मेरे ख्याल से इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल बड़ा अच्छा मैच जीता है, पता नहीं आज उनका मैच है या कब है उनका मैच। आज इस्लामाबाद का मैच नहीं है। तो वह इस्लामाबाद की टीम बहुत अच्छी लग रही है, तो उनकी बॉलिंग भी अच्छी लग रही है, बैटिंग भी उनकी ठीक ठाक बैटिंग है, अच्छी, उनके सारे लड़के जो हैं वो अच्छी फॉर्म में है। पेशावर ज़ल्मी का काफी चांस है, अगर बाबर आजम तो हमेशा से। कराची किंग्स को कहाँ देख रहे हैं आप? कराची किंग का मुझे लग नहीं रहा कि कराची किंग ऊपर आएगी, लगता नहीं है, अल्लाह करे आए, हमारी दुआ होती है हम कराची के साथ के हमेशा, जो कि हम कराची से हैं तो हम कराची किंग को सपोर्ट भी करते हैं।
मैं ज्यादातर कोयटा को बहुत सपोर्ट करता हूँ क्योंकि उसमें कराची के लड़के ज्यादा है बनिस्बत कराची में, कराची किंग के। तो कोयटा ने जो है वो पिक किए थे, उनके लड़के बड़े अच्छे हैं, उनके स्पिनर्स भी अच्छे हैं, प्लस वो उन्होंने थोड़ा कप्तान भी चेंज किया है। तो अब सब यही कह रहे हैं कि कप्तान ऐसा नहीं है, इस दफा उन्होंने जो अपना ड्राफ्ट में बड़े अच्छे लड़के उठाए थे। तो चलें, इस दफ़ा कोयटा ने बड़ी ये ज़बरदस्त फर्स्ट है जो ड्राफ्टिंग के जरिए प्लेयर्स उठाए। नईमुल हक साहब, बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। बड़ी जो खूबसूरत है गुफ्तगू भी कर रहे थे, खिलाड़ियों के हवाले से बड़े अच्छा तज्जिया कर रहे थे, और बाकायदा तौर पर अगर हम देखें तो पॉइंट टेबल पर भी बड़ी अच्छी बातें उन्होंने की है। और उन्होंने ये कहा कि पेशावर ज़ल्मी को वो फाइनल 4 के लिए देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का नईमुल हक साहब। जावेद साहब, क्या कहेंगे, क्योंकि पॉइंट टेबल्स पर अगर हम नज़रसानी करें तो मुल्तान सुल्तान तो क्वालिफाई कर गया है, बाकी 2 टीमें ने क्वालिफाई करना है। आप समझते हैं कौन सी 2 टीम मजीद हो सकती है? मोइन भाई देखें, जिस तरीके से मुल्तान सुल्तान वो वाही टीम है अपने 7वें मैच में जो है उसका क्लियर हो गया कि क्वालिफाई कर गई है। अब पीछे जो दौड़ है, अब पेशावर जुल्मी है, इस्लामाबाद है, देखें कोयटा है, ये तीनों टीमें जो हैं तकरीबन मुकाबले में शामिल, दौड़ में शामिल हैं। अभी आप ये नहीं कह सकते कि इन तीनों में से कोई एक रह जाएगी, ये तीनों टीमें मुकाबले में शामिल है। लेकिन मुझे नज़र ये आ रहा है कि कोयटा और पेशावर जुल्मी जो है वो 3 नंबर पे समझो ये आ जाएगी, कोयटा या पेशावर जुल्मी, इन दोनों का ही है। आपको पता है कि मुल्तान ने तो क्वालिफाई कर लिया। इस्लामाबाद का मैं बार बार यही कहता हूँ, उस टीम में सिर्फ तसलसल नहीं है, वो अपनी जीत को बरकरार रखना नहीं जानते, कहीं भी आके वो लड़खड़ा जाएगी टीम। बस थोड़ा सा खदशा इस्लामाबाद की तरफ से है, नहीं तो इस्लामाबाद भी बुरी टीम नहीं। अगर आप पेपर पे देखें बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देकर कल का मैच भी वो जीते, लेकिन जिस तरीके से उनके पास 5 सीटर है, आजम खान हो गया और आगा सलमान बहुत ज़बरदस्त हिटिंग कर रहा है, और इनसे तवक्कुआ तो यही है ये कोई अच्छा रिजल्ट देंगे तो ये भी ऊपर आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इनको जो है ये तो नहीं हिट रहे। मैंने पाकिस्तान सुपर लीग के वाले, क्योंकि अभी हाल ही में हमने देखा कि सिंध गेम्स 18वें अख्ताम पजीर हुए हैं और इसमें बड़ा इम्पोर्टेंट रोल रहा है गुलफराज अहमद खान साहब का। गुलफराज अहमद खान साहब क्या कहेंगे 18वें सिंध गेम्स के हवाले से? एक अच्छा इवेंट रहा है, काफ़ी तवील अरसे के बाद है मुनक्किद हुआ। देखिए, मेरा तो मौक़िफ़ ये है कि एक अरसे के बाद सिंध गेम्स हुए, और जब कोई एक्टिविटी होती है तो उसके अंदर कुछ खूबियाँ होती हैं, कुछ खामियाँ होती हैं। और थोड़ी सी दुख की बात यह है कि हम जो खूबियाँ होती हैं उसको हाईलाइट नहीं करते, कोई खामी नज़र आती है तो उसको बड़ा हाईलाइट किया जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये तसल्सल के साथ ये गेम्स होने चाहिए। जब सूबाई खेल होते हैं तो फिर वहाँ से ग्रास रूट लेवल से लड़के ऊपर आते हैं, बच्चे और बच्चियों को मौका मिलता है, हेल्दी कंपटीशन होता है और पता लगता है कि उनकी कारकर्दगी क्या है। 8 साल से ये गेम्स नहीं हुए थे, बदकिस्मती थी इसके, सिंध में नहीं हो रहे थे, और अब जब ये मुनक्किद हुए हैं तो यकीनन इसके रिज़ल्ट भी अच्छे आएंगे और इसका तसलसल रहना चाहिए, गैप नहीं आना चाहिए। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो ख़राब भी हो जाती हैं, लेकिन इतनी बड़ा जब इवेंट होता है, और मैं इसमें कई चीज़ें आई, कई क्रिटिसिज्म भी हुआ, लेकिन मैं उसकी थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद सिंध ओलंपिक एसोसिएशन का अहदेदार हूँ और कराची के कॉन्टिजेंट का जो है मैं चीफ डी मिशन था। तो जो चीज़ें होती हैं उसको रियलाइज़ करना चाहिए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जब जो कॉन्टिजेंट आते हैं वो फॉलो नहीं करते जो एसओपी है उसको। अब एक टीम है, उसके जो है 16 प्लेयर हैं और 2 ऑफिशियल हैं, 18 लोगों ने आना है। 18 के बजाय अगर 22 और 23 और 24 का स्क्वाड कहीं आ जाएगा तो फिर प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी रिहाइश की, और फिर कंप्लेन होती है कि साहब इतने लोग ठहरा दिए और उतने लोग। क्योंकि मैंने खुद इन चीज़ों को फेस किया, क्योंकि कई जगह मैंने खुद अरेंजमेंट किया था, और मैंने जब उनसे पूछा कि भाई इतने लोगों के लिए अकोमोडेशन आपको दी गई है, तो आप फिर ऐसा करें कि जो 16 प्लेयर और 2 ऑफिशियल हैं नाम ले लें और बाकी को वहाँ प्रीमिसेस से बाहर निकाल के खड़ा कर दें। तो फिर वही ऑफिशियल जो है कहा नहीं हम एडजस्टमेंट कर लेंगे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तमाम चीज़ों को, रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, और जब सिस्टम के तहत लोग भी आएंगे तो फिर जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको फिर उसका वो जवाबदेह हैं, फिर वो आंसरेबल हैं। लेकिन जब आप हश फश कर देंगे सारे मामले को और चीज़ों को सिस्टम में नहीं आप लेके चलेंगे तो फिर उसमें कुछ ना कुछ खराबी नज़र आती है, और फिर उस चीज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। और मैं वो लोग जो कि हाईलाइट कर रहे होते हैं उनके क्या मकासद हैं ये मेरी समझ में नहीं आते, कि उसके पीछे उनका क्या इंटरेस्ट होता है।
क्योंकि हम खास तौर पर मीडिया से अब ये हम एक्सपेक्ट करते हैं। हालांकि अब तो सोशल मीडिया का दौर है, कुछ चीज़ें मीडिया के जरिए हाईलाइट होती हैं, कुछ सोशल मीडिया के जरिए होती हैं, लेकिन अब ये नहीं है कि मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ही सब कुछ है। अगर कुछ चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर हाईलाइट होंगी और नेगेटिव चीज़ें की जाएंगी तो उसके लिए सोशल मीडिया भी मौजूद है, उसका जवाब भी आ सकता है। लेकिन इस कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए मामलात को, और इसमें कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि सब ने मिलकर सपोर्ट कर कर अगर गेम्स को तमाम लोग सपोर्ट करेंगे, तमाम जो लोग उसमें शामिल होते हैं, जो उसको हाईलाइट करने वाले, ख़ास तौर पर मैं मीडिया पर्सन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मनफी चीज़ों को थोड़ा सा अंदर छुपा के रखें और पॉजिटिव बात करें, तो फिर रिजल्ट्स आएंगे। देखें, जो एक्सपोज कर रहे हैं ना चीज़ों को, तो वो खुद भी एक्सपोज हो रहे हैं साथ में। मैं इस बात को कहूँगा, और ये मतलब ये मेरा मैसेज जा रहा है कि जो लोग इन चीज़ों को एक्सपोज कर रहे होते हैं वो खुद भी निशानदेही करना गलत है। देखिए, निशानदेही मैंने आपसे अर्ज किया ना कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अगर कहीं कोई चीज़ खराबी है उसकी निशानदेही हो रही है, उसको ठीक भी करना चाहिए, जो ऑर्गेनाइजर है उनकी जिम्मेदारी, और इसलिए अगर वो हाईलाइट किया जाए। लेकिन कुछ, जैसे मैं एक मिसाल ये दे रहा हूँ कि एक बार बार इसको हाईलाइट किया गया कि जी नंगे पैर प्लेयर्स दौड़ रहे हैं, तो जो प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने आए क्या उनके पास शूज नहीं थे? क्या अगर ऑर्गेनाइजर्स ने प्रोवाइड नहीं किए थे वक्त पे तो वो बगैर शूज के वो दौड़ गए? भाई, जो लोग टीमें लेके आए हैं तो प्लेयर्स के पास अपने जो है ना गियर्स होते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एथलीट है उसको वो नंगे पैर भी प्रैक्टिस करता चला आया और आ गया वो सिंध गेम्स खेलने के लिए, क्योंकि ये जो सिलेक्शन जब होता है, ट्रायल होते हैं, तो उसमें तमाम चीजें उनके पास होती हैं। तो ये चीज इस तरीके से जो हाईलाइट की जाती है ना, तो वो नजर आ जाता है कि ये जो है इसका मकसद जो है पॉजिटिव नहीं है बल्कि नेगेटिव है। चले, नेगेटिव है और पॉजिटिव नजर नहीं आ रहा। इन दोनों जगह मिजाज कम अज कम जो चीज़ है एक तवील अरसे के बाद हो रही है, उसको कम अज कम बहुत सी चीज़ों को नज़रअंदाज भी कर देना चाहिए। और साथ साथ है, क्योंकि अगर हम बात करें सिंध गेम्स के हवाले से, तो एक अच्छा इनिशिएटिव रहा, और जहाँ पर हम देखा कि 4,500 से ज़ायद एथलीट्स इस इवेंट की में शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं मुख्तलिफ जो वेन्यूज पे मैचेस हो रहे थे, तमाम फैसिलिटीज वहां पर मुहैया की गई थी प्लेयर्स को। हमने खुद अपने आंखों से, मैंने खुद जाकर मुख्तलिफ वेन्यूज पर इसको कवर किया। इस बात का तो मैं कम अज़ कम गवाह हूँ कि तमाम ही वेन्यूज पर अच्छे इवेंट हुए, खिलाड़ियों को कोई तकलीफ नहीं हुई। बेशक है, फराज अहमद खान साहब कह रहे हैं कि नंगे पांव प्लेयर्स दौड़ते दिखाई दिए हैं, तो वहां पर कुछ प्रॉब्लम उन्होंने वाजे कर दी कि ऑर्गेनाइजर का भी कुछ काम है, वो भी अपने हक अदा करें। अगर वो प्लेयर्स लेकर आ रहे हैं, गो के अगर वहाँ सपोर्ट नहीं मिली है, चीज़ें नहीं, फैसिलिटीज़ नहीं मिली, तो कुछ देर के लिए, कुछ लम्हे के लिए उन प्लेयर्स को कम अज़ कम थोड़ी सी चीज़ें प्रोवाइड कर उन्हें दौड़ा देना चाहिए। और यही कुछ है, अगर साइन अच्छा जाएगा तो यकीनन है स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ मजीद होती हुई दिखाई देगी। गुलफराज अहमद खान साहब, एक और चीज़ है, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने देखा कि भी हाल ही में अपने दो दिन कबल बड़ा ज़बरदस्त इवेंट कराया KHA हॉकी ग्राउंड्स के अंदर, उसके ऑस्ट्रो टर्फ पे हमने देखा कि रस्सा कशी के मुकाबले में पहले नेशनल वीमेंस रस्सा कशी के मुकाबले थे, मैनेज आपने कर लिया, बड़ी बात है। और जिस तरह हमने देखा कि 6 रीजन की टीमें नज़र आ रही थी, डिपार्टमेंट की टीमें वहाँ मौजूद थी, तो आप समझते हैं कि एक अच्छा इनिशिएटिव पहली दफ़ा ख़वातीन के लिए लिया गया रस्सा कशी में? देखिए, नेशनल गेम्स के लिए ज़रूरी है कि जो गेम्स हैं उसकी नेशनल चैम्पियनशिप हो, और नेशनल गेम्स में नुमाइंदगी नहीं होती थी टका पार की ख़वातीन की, क्योंकि उनकी चैम्पियनशिप नहीं हुई थी। तो ये जो पाकिस्तान टका पार फेडरेशन है, उसके सेक्रेटरी जनरल हैं जमील राना साहब, उन्होंने जो है ये सिंध टका पार एसोसिएशन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी, और हमने इस कोशिश की कि बेहतरीन तरीके से इसको ऑर्गेनाइज़ करें ताकि बच्चियों को अपॉर्चुनिटी मिले। और थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ गई कि जो हमारा वेन्यू था वहाँ पर जो शदीद बारिश एकदम नागानी तौर पे अचानक ही आ गई, अल्लाह की रहमत थी, लेकिन वो उस वक्त एंड एक दिन पहले जिस दिन सेकंड डे मुकाबले होने थे, तो वो जो वेन्यू था उस पर वो ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते थे। और ये है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा कि तमाम टीमों के मैनेजर से हमने वेन्यू चेंज करने की जब बात की तो उन्होंने सब ने एग्री किया, क्योंकि आपको पता है कि जो डिपार्टमेंट की टीमें हैं उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं। अगर हम इसको मुलतवी करते तो हो सकता है कि वो दोबारा टीमें ना पार्टिसिपेट कर सकती या ज़्यादा देर वो शहर में स्टे नहीं कर पाते। तो उन्होंने कहा कि जी हम बिल्कुल खेलने के लिए तैयार हैं। तो उसके अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, लेकिन जितनी खुश उसलूबी के साथ ये इवेंट हुआ, कोई कंप्लेन नहीं हुई, कोई उसके अंदर जो है कोई रिफ्ट नहीं हुई, और तमाम लोगों ने, ऑफिशियल्स ने
जो है ऑर्गेनाइजर्स के साथ पूरा पूरा कोऑपरेशन किया, तो एक खूबसूरत मुकाबला हुआ। और उसके अंदर था यही कि जगह कोई भी हो, जो टीम तैयारी करके आती है, जो टीम नजर आती है कि जीतने वाली है, तो लोगों की पहले से फोरकास्ट थी कि नंबर 1 और नंबर 2 वापडा और आर्मी में से कोई टीम होगी। और ज़्यादा यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आर्मी की टीम जो है ख़वातीन की जो टग ऑफ वार की चैंपियनशिप है वो जीत के जाएगी। तो लेकिन बड़े अच्छे मैचेस हुए, बहुत अच्छा कंपटीशन हुआ, और कई मैचेस जो हैं वो तीन पुल के ऊपर साइड हुए, और उसमें HEC की टीम ने पार्टिसिपेट किया। पहली दफ़ा उन्होंने भी अपनी टीम बनाई और उन्होंने 3rd पोजीशन हासिल कर ली, उन्होंने ब्राउन्स मेडल लिया। तो इससे एक एडवांटेज ये हो गया कि HEC के जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने कोशिश की, और उनके जो जावेद मेमन साहब और ख़ास तौर पर मैं जो मुबशिर मुख्तार हैं सर सैयद यूनिवर्सिटी के, उन्होंने कोशिश की थी कि जी हमारी टीम बन जाए, और उन्होंने तैयारी की और टीम खड़ी की उन्होंने। चले इसी तैयारी में मजीद और एक और तैयारी के हवाले से बात कर ले, क्योंकि आज ही ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी विमेंस क्रिकेट टूर्नामेंट का भी आगाज हो गया। कराची के 2 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के ग्राउंड पर ये इवेंट के IBA यूनिवर्सिटी उनके ग्राउंड पर मैचेस हो रहे हैं, और साथ साथ NID यूनिवर्सिटी पर इन इवेंट में के मैचेस जो है इन 2 ग्राउंड पे हो रहे हैं, और इसमें 13 यूनिवर्सिटीज की टीमें मुल्क भर से शिरकत कर रही हैं। एक अच्छा इनिशिएटिव है HSC के जानिब से, और जावेद मेमन साहब ने भी आज बाकायदा कहा है कि वो जहां पर दीगर खेलों को प्रमोट कर रही है HSC, वहां पर क्रिकेट में विमेंस को भी वो प्रमोट करते हुए दिखाई दे रही हैं। मैंने खासकर उनसे ये पूछा कि कौमी खेल हॉकी के हवाले से उनका क्या रिमांड से, तो उन्होंने कहा कि हम बाकायदा हॉकी पे भी काम कर रहे हैं। हमने लास्ट टाइम में भी हमने देखा कि डच टीम जो है वहां पर सीरीज खेलने पाकिस्तान आई, तो मजीद वो यूनिवर्सिटी लेवल्स पे भी ताल्लुकात के बेस पे दीगर ममालिक से यूनिवर्सिटी पर कोई हॉकी का एक इवेंट भी कराने का इरादा रखते हैं। गुलफराज साहब, क्योंकि एक इवेंट अच्छा हो रहा है, विमेंस इंटर यूनिवर्सिटी ऑल पाकिस्तान है, आज से बाकायदा आगाज हो, और डे और नाइट मैचेस का इनेकाद भी इसमें किया जा रहा है। ख़वातीन को अच्छे रिहाइश फराम की गई, NID भी बेहतरीन रिहाइश के लिए अच्छे इंतजाम हैं, उसके साथ साथ IBA यूनिवर्सिटी वहाँ पर भी अच्छे इंतजाम हैं। तो आप समझते हैं कि अच्छा इनिशिएटिव है यहाँ पर हायर एजुकेशन लेती ही दिखाई दे रही है? देखिए, बात यह है कि जो भी जैसे कौमी खेल हॉकी की बात हो रही है, तो ये कौमी खेल इसमें ग्रास रूट लेवल पर जब एक्टिविटीज़ होती थी, एक ज़माने में जब पाकिस्तान अपने उरूज पे था, तो उस वक्त तमाम स्कूलों की टीमें हुआ करती थी, और हर शहर में इंटर स्कूल हुआ करता था। इंटर स्कूल के बाद जो है वो बोर्ड की टीम बनती थी, इंटर बोर्ड रेगुलरली होते थे। तो एक्चुअली जो लेवल है वो तो ग्रास रूट लेवल पर, स्कूल लेवल पे ही है कि इंटर स्कूल और इंटर कॉलेजिएट हों स्कूल के बाद, उसके बाद ये फिर यूनिवर्सिटी लेवल पे मामला आता है। लेकिन ऊपर से काम शुरू हुआ है, बजाय इसके कि नीचे से निचली सतह से, स्कूल की सतह से बच्चे ऊपर आएँ और कॉलेज की सतह से आएँ। तो अब यूनिवर्सिटी के जो लोग हैं दिलचस्पी ले रहे हैं, और ये बुनियादी चीज़ ये होती है कि कोई दिलचस्पी लेने वाला शख्स हो। जो देखिए, मनसब तो सबके पास होते हैं, लेकिन जो लोग काम करते हैं, इनिशिएटिव लेते हैं, वो वसाइल भी पैदा कर लेते हैं। और अभी आपने देखा कि तवातिर से जब ये यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन की जो टीमें हैं वो पार्टिसिपेट कर रही हैं, और अभी एक हेल्थी एक्टिविटी हो रही है इसी शहर में, और हमें उम्मीद है कि उससे जो बच्चियां हैं हमारी, वो क्रिकेट के अंदर परफॉर्मेंस उनकी नज़र आएगी। और जब 4 रोज तक ये इवेंट जारी रहेगा। जी बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी वो टीम आई थी, बिल्कुल बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, और मैं ये समझता हूँ कि हायर एजुकेशन को जो है यहाँ से एक फेयर सिलेक्शन करके पूरे पाकिस्तान से ट्रायल करके और टीम को बाहर भेजना भी चाहिए, क्योंकि जब तक हमें बाहर जाने का मौका बच्चों को नहीं मिलेगा, उनको एक्सपोजर नहीं मिलेगा, उन्हें बाहर के माहौल से आशना नहीं होंगे, वहाँ के जाके कंपटीशन में, तो फिर वही बच्चे पाकिस्तान के काम आएंगे। तो एक इनिशिएटिव है HEC का, तो उनके लोगों को मैं बिल्कुल उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया भी अदा करते हैं, और गुलफराज साहब कह रहे हैं कि मजीद और अच्छा काम भी करते हैं। उन्होंने थोड़े से मशवरे दीगर ममालिक के हवाले से भी दिए कि वहाँ भी टीमें जाएंगी तो कुछ और ज़्यादा तजुर्बा हासिल होगा इन खिलाड़ियों को। साथ साथ क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग 9 का आगाज़ हुआ है, मुतअद्दिद मैचेस भी हो गए, और साथ आज जो मैच खेला जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और यहाँ पर
सॉरी मुल्तान और जो है पेशावर ज़ल्मी के दरमियान। और यहाँ पर पेशावर ज़ल्मी ने जो है आज के मैच में टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया। काफ़ी बातें हम अपने शो में एक प्लेयर्स के हवाले से कर रहे हैं कि अगर मोहम्मद नवाज को मौका फराहम किया जा रहा है तो उनकी जगह पर नेमुल बदल कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको शायद उसकी सेलेक्टर्स की आई उस तक पहुँच सके, जिसने पाकिस्तान के ए टीम को रिप्रेजेंट किया, पाकिस्तान अंडर-19 टीम को रिप्रेजेंट किया। मेहरान मुमताज़ आज पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए दिखाई दे रहा है और हमने काफ़ी बातें अपने शो में मेहरान मुमताज़ के हवाले से भी की कि एक अच्छा ऑलराउंडर हमें मिलता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे जावेद साहब, एक टॉस जीत लिया पेशावर ने और फील्डिंग करने का फैसला किया मुल्तान के खिलाफ, और फिर अगर हम बात करें तो मेहरान मुमताज़ आज टीम के साथ शामिल किया गया उन्हें। मोहन भाई, बड़ी खुशी की बात है जिस तरीके से आरिफ याकूब को पेशावर ज़ुल्मी ने इंट्रोड्यूस करा दिया और अब मेहरान मुमताज़ को इंट्रोड्यूस करा दिया। टॉस जीतकर जो है पेशावर ने पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। बैटिंग का फैसला तो बहुत अच्छा, कल उन्होंने देख लिया था कि बोर्ड पे ज़्यादा रन लग गए थे, तो आज हो सकता है कि पेशावर जो है वो भी चाहेगी कि कोई बड़ा स्कोर करे, क्योंकि पेशावर के लिए आज का मैच जीतना लाजमी है। अगर आज मैच जीतती है तो उसकी उम्मीदें बरकरार रहती हैं। मुल्तान तो आपको पता क्वालिफाई कर चुका है। तो आज मेन चीज़ जो है वो बाबर आजम और पेशावर ज़ुल्मी की बैटिंग, साइम अयूब जिस तरीके से स्टार्ट मिला कल के मैच में, आपने देखा था कि 18 रन पे 5 विकेटें गंवा दी थी। आज हसीबुल्ला भी खेल रहे हैं, आज हसीबुल्ला को भी चांस दिया तो हो सकता है अच्छे रन में, और मेहरान मुमताज़ को जो चांस देना है, डगआउट में बैठा हुआ था लड़का, उसको चांस देना है। और आज उसको चाहिए कि प्रूव करे कि जैसे हम नवाज की बात कर रहे हैं कि उसकी क्रिकेट भाई अब जो है नए बच्चों का टाइम है जिनमें करंट है, जो आपको परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो चाहे ए टीम हो, चाहे डोमेस्टिक हो, चाहे वो जूनियर वर्ल्ड कप हो अंडर-19, उसमें सब परफॉर्मेंस देकर यहाँ तक पहुंचा है। तो आज बहुत अच्छा मैच जो है, हाई स्कोरिंग मैच होगा आज। चले हाई स्कोरिंग मैच होगा। क्या कहेंगे गुलफराज साहब, बिल्कुल, पहले बैटिंग कर रही है मेरा भी मौक़िफ़ ये है, उन्होंने अच्छा एक फैसला किया है, क्योंकि अगर उन्होंने अच्छे रन बना दिए, बोर्ड पे ज्यादा रन लगे हुए, तो ये जो बॉलर्स जिनका आप जिक्र कर रहे हैं इनके लिए अपॉर्चुनिटी ये होगी कि ये रिलैक्स होकर बॉलिंग कराएंगे, क्योंकि अगर रन कम होंगे तो इनके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि इनके ओपनर्स अगर अच्छी पार्टनरशिप कर गए और बोर्ड पे ज़्यादा रन लगा दिए तो मेहरान मुमताज़ जो है वो और बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और अपनी जानिब तवज्जो जो है सिलेक्टर्स की मबजूल कराएंगे। एक तरफ तो सिलेक्टर्स की निगाहें मेहरान मुमताज़ की तरफ होंगी, लेकिन दूसरी तरफ अगर बाबर आजम का बल्ला चल जाता है तो आप समझते हैं कि एक माकूल स्कोर है पेशावर ज़ल्मी सेट करने में कामयाब हो जाए। मतलब ये तो सबको पता है कि एक जो है मुस्तनद बैट्समैन है वो, और कल के मैच का सबके सामने रिजल्ट है कि वो अनफॉर्चुनेटली जो है वो आउट हो गए, रन आउट हो गए, और उस में फिर फौरी तौर पर प्रेशर आया तो पूरी टीम लड़खड़ा गई। बॉलर जो थे उनको एडवांटेज मिल गया और उन्होंने फिर विकेटें लेनी शुरू कर दी, तो प्रेशर में आ गई टीम और फिर रिजल्ट आपके सामने है। तो अगर ये अच्छा स्कोर कर देते हैं ओपनर्स इनके और इनकी बैटिंग लाइन अच्छी चल जाती है तो एक अच्छा मैच होगा। और फिर अगर ये मैच एक मतलब ये कि रास्ता भी बना रहा है आगे इनकी फतूहात के लिए कि आज का मैच में अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं और मैच जीत जाते हैं तो फिर उनकी फोर में जगह बनाने में दिखाई देगी। जावेद साहब, क्यों पेशावर पहले बैटिंग कर रही है, कितना स्कोर पेशावर करे, क्योंकि अगर उधर देखें तो मुल्तान सुल्तान पे मोहम्मद रिजवान भी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा करते हैं, नीचे इफ्तिखार अच्छी बैटिंग कर रहा है। आप समझिए एडवांटेज है इतना हो कम अज़ कम। और जिस तरह बड़ी इंपॉर्टेंट बात की गुलफराज साहब ने कि एक अच्छा टारगेट अगर पेशावर दे देती है तो उनको बॉलर को थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएंगे, और खासकर वो बॉलर जो पहला मैच खेल रहे हैं। बिल्कुल मोइन भाई, आप सही कह रहे हैं। पेशावर देखें, पेशावर की टीम को आज कम से कम 200 स्कोर तो करना ही होगा। अगर 200 स्कोर करते हैं तो कहीं जाकर आप मैच में नजर आएंगे, नहीं तो आपको पता थ्रू आउट टूर्नामेंट में सबसे बॉलिंग साइड अच्छी अगर है तो मुल्तान सुल्तान के पास है। जिस तरीके से उनके फास्ट बॉल और जिस तरीके से उनके स्पिनर आपको पता पूरे टूर्नामेंट में नजर आ रहे हैं, वो सामने वाली टीम को बिल्कुल ऐसे। और फिर रिजवान की कैप्टनशिप, रिजवान जिस तरीके से ग्राउंड में कैप्टनशिप कर रहा है और बॉलर्स को एतमाद दे रहा है, तो कम से कम आज बाबर 11 को चाहिए कि 200 प्लस अगर स्कोर लगाएगी तो उनके बॉलर इनको आपको पता है कि वो कर सके डिफाइन। नहीं तो जिस तरीके से बैटिंग है मुल्तान सुल्तान की, तो बाबर को भी पता है कि क्या बैटिंग है, और कल जो इनके साथ हुआ आज वो गलतियां नहीं दोहराएंगे और बड़े टोटल की तरफ टोटल करना चाहिए पेशावर ज़ल्मी को आज। मेरा भी ख्याल यही है कि अगर उनके ओपनर्स थोड़ी देर खड़े रहते हैं तो फिर 200 का टारगेट वो अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे।
और अगर खुदा ना खास्ता उनकी टीम जो है वही कारकर्दगी का मुजाहरा हुआ कि ओपनर्स में से एक दो विकेट गिर गई तो फिर मुश्किलात आ जाएंगी। लेकिन तवक्का ये है कि ये फाइटिंग मैच है आज का और अहम तरीन मैच है, और उन्होंने अपनी जो प्लानिंग की होगी तो वो यकीनन 200 का टारगेट कम से कम अचीव बिल्कुल करेंगे। है। दोनों ही तज्ज़िया निगार मुझे कह रहे हैं यहाँ पर अपने शो के अंदर है मेरे कि 200 रन अगर पेशावर कामयाब हो जाती है बनाने में तो थोड़ी सी मुश्किलात मुल्तान सुल्तान को होती हुई दिखाई देगी। गो कि मुल्तान सुल्तान ने क्वालिफाई ज़रूर कर लिया है, लेकिन पेशावर के लिए ज़रूर है कि वो क्वालिफाई अभी नहीं कर पाई है, क्योंकि अगर हम देखें तो कोयटा उसके साथ है पेशावर और इस्लामाबाद, इन तीन टीमों के दरमियान अभी टाई है और यकीनन अब आखिरी में देखा जाएगा कि आखिरी कौन सी दो टीमें मजीद होंगी जो इसके लिए क्वालिफाई करती दिखाई देंगी। गुलफराज अहमद खान साहब आपका शुक्रिया, जावेद साहब आपका शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ जिंदाबाद।